जी चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। कंपनी एक्ट की कुछ बातें हमने की। एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम टू एजीएम होती है। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इन कारपोरेशन। विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इन कारपोरेशन। इन कारपोरेशन है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है वर्ड। क्या वर्ड है? कंपनी इन कारपोरेशन। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एट एजीएम विद स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है डायरेक्टर फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंट वैकेंसी। और अगर कोई मिड टर्म रिमूवल है ऑडिटर की, मीन छोड़ गया या उसे रिमूव कर दिया गया है, तो उसके बाद भी वैकेंसी कैजुअल होगी तो कौन फिल करेंगे? डायरेक्टर्स फिल करेंगे। और अगर पहला ऑडिटर कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एसईसीपी जो है वो अपना ऑडिटर इम्पोज कर देगा। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट थ्रू शेयर होल्डर नहीं होती, एसईसीपी। और अगर कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज फिल नहीं होती, मीन 30 डेज तक डायरेक्टर के पास राइट है कि वो फिल कर सकते हैं, उसके बाद ये राइट ख़त्म हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन से लेकर 90 डेज तक डायरेक्टर के पास राइट है, उसके बाद ये राइट उनका ख़त्म हो जाता है। और जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा उसकी रेम्युनरेशन वही सेट करेगा। एक ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है ड्यूरिंग सर्विस। कौन रिमूव करेगा? ओनली मेंबर्स विद मेजॉरिटी शेयर होल्डर वोटिंग। डायरेक्टर्स कैन नॉट रिमूव द ऑडिटर। ठीक हो गया? ये तो होगी अपॉइंटमेंट की बातें और रिमूवल की बातें। और हमने एक प्रोसीजर भी पढ़ा था, डायरेक्टर को ऑडिटर को अगर चेंज करना है, ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अगर रिमूव करना है, या ऑडिटर रिटायर होने जा रहा है, तो एक प्रोसीजर हमने पढ़ा था। डायरेक्टर्स ऑडिटर रिकमेंड कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑडिटर। और ये नोटिस आपने जो है वो क्या करना है? शेयर होल्डर को देना है एजीएम के नोटिस पीरियड के साथ। एजीएम का नोटिस पीरियड कितने डेज का होता है? एजीएम का नोटिस पीरियड 21 डेज का होता है। मीन एजीएम का जो नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को वो 21 डेज का होता है। दिस मीन डायरेक्टर ने ये रिकमेंडेशन अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर शेयर होल्डर को देनी है विद द नोटिस ऑफ एजीएम बिफोर 21 डेज ऑफ एजीएम। बिफोर 21 डेज ऑफ एजीएम। और क्या था? नहीं, इसी पहले पॉइंट में और की बात थी। वेबसाइट पे रिटायरिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है और वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करना था। अच्छा, वो सेकंड पॉइंट में था। वो सेकंड पॉइंट में था कि मेंबर्स ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं हैविंग मोर देन 10% वोटिंग राइट विद द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर। क्या कहना है? और क्या करना है? इनको ये 7 डेज बिफोर एजीएम जो है वो कंपनी को इन्फॉर्म करना है और कंपनी को इसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी करना है। फिर हमने और क्या बात की? रिटायरिंग ऑडिटर अगर समझता है मेरी अनफेयर डिसमिसल हो रही है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख के जा सकता है जो इसे एटलीस्ट 2 डेज बिफोर एजीएम कंपनी को सबमिट करनी है। और ये रिटर्न स्टेटमेंट एजीएम पे रीड की जाएगी और ऑडिटर एजीएम अटेंड कर सकता है। और फिर हमने लास्ट बात की कि अगर कंपनी ऑडिटर को चेंज करने जा रही है, रिमूव करने जा रही है, अपॉइंट करने जा रही है, तो आपने विद इन 14 डेज ऑफ दैट एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को क्या करना है? इन्फॉर्म भी करना है। फिर कंपनी एक्ट की क्वालिफिकेशन की हमने बातें की कि एक ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। मीन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है फॉर द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एट लीस्ट 3 मिलियन। हाँ, अदर्स को CMA और CA ऑडिट कर सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन, एक ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर वो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉई, डायरेक्टर, ऑफिसर है, लास्ट 3 ईयर्स में भी है तो डिसक्वालीफाई है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है फिर भी डिसक्वालीफाई है, लेकिन सिर्फ करंट लास्ट 3 ईयर्स नहीं। ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर कंपनी के डायरेक्टर का स्पाउस है। एक ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर लास्ट 10 ईयर्स में फ्रॉड कन्विक्टेड है। एक ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर बॉडी कॉर्पोरेट है। एक ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर उसके क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशन है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर वो इंडेप्टेड है टू द क्लाइंट कंपनी अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन 2 एक्सेप्शंस थी इंडेप्टेड की सूरत में।
अगर क्रेडिट कार्ड की सूरत में इंडेप्टेड है तो बिल बिलो 1 मिलियन पे एलिजिबल है, अबव 1 मिलियन पे इनएलिजिबल। अगर यूटिलिटी बिल की सूरत में इंडेप्टेड है तो बिल लेस देन 90 डेज की सूरत में एलिजिबल है, अबव 90 डेज की सूरत में इनएलिजिबल। एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है उसका शेयर होल्डर है, या स्पाउस शेयर होल्डर है, या माइनर चिल्ड्रन शेयर होल्डर है, तो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है इफ ही डिस्क्लोज द फैक्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डाइवेस्ट हिज शेयर विद इन 90 डेज। एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसके कंपनी के एसोसिएटेड कंपनी में शेयर्स हैं, क्या ख्याल है, लेकिन अपॉइंटमेंट वैलिड हो सकती है इफ ही डिस्क्लोज द फैक्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डाइवेस्ट हिज शेयर विद इन 90 डेज। एक ऑडिटर अगर पेरेंट कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है तो सब्सिडियरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई है, सब्सिडियरी के लिए डिस्क्वालीफाई है तो पेरेंट कंपनी के लिए भी डिस्क्वालीफाई है। आ जाए क्वेश्चन में वापस। जी जी क्वेश्चन। सर अगर कोई फर्म है उसमें सिर्फ एक पार्टनर किसी कंपनी का शेयर मतलब उसके शेयर्स हैं उसके पास, तो क्या वो फर्म उसको ऑडिट कर सकती है? नहीं कर सकती क्योंकि वो पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दिस मीन फर्म के पार्टनर के पास अगर क्लाइंट कंपनी के शेयर्स हैं तो वो ऑडिटर के पास हैं। ऑल पार्टनर्स के शेयर होना जरूरी नहीं है, एक पार्टनर एक भी है तो डिस्क्वालिफिकेशन बन गई। ठीक क्वेश्चन, चलिए आगे। सो एक क्वेश्चन अभी हम कवर कर चुके हैं स्प्रिंग 2020 का। अगर हम थोड़ा सा और आगे मूव हों, स्प्रिंग 19 में आए प्लीज़। स्प्रिंग 19 2+6 8 मार्क्स के लिए टेस्ट किया गया ये चैप्टर। बी केयरफुल, कमिंग अटेम्प्ट में जो आप देने जा रहे हो कंपनी एक्ट का क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? मिनिमम भी 4 से 6 नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, इग्नोर किया। तो कमिंग अटेम्प्ट में कंपनी एक्ट का क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड 4 से 6 नंबर का मस्ट आएगा। इसलिए प्लीज़ ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनको डेली बेसिस पे साथ साथ 1 घंटा 2 घंटे जो आपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाया हुआ है अटेम्प्ट करते चले जाना। सो स्प्रिंग 19 पार्ट ए फॉर 2 मार्क्स। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड if the board of director decide to recommend the appointment of existing auditor for the next year। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑडिटर की ही रीअपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं ऑडिटर? यस, रिकमेंड कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर। क्या कहना है और क्या करना है? 21 डेज बिफोर AGM विद द नोटिस ऑफ AGM मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। और क्या करना है? और रिटायरिंग, खैर यहाँ पे रिटायरिंग तो है ही नहीं ना, उसी को ही रिकमेंड करने जा रहे हैं, तो यही 2 बातें करेंगे। 2 नंबर है। 7-6 नंबर के लिए पार्ट बी है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अल्फा लिमिटेड इंटेंड्स टू रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। However, Javed, a shareholder of the company, wants to appoint a different auditor। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली बात तो पार्ट ए में होगी, उसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब शेयर होल्डर है एक जावेद जो डिफरेंट ऑडिटर को चाहता है अपॉइंट किया जाए, तो क्या बात आ गई? शेयर होल्डर वाली बात आ गई कि क्या शेयर होल्डर जो है वो ऑडिटर की कंसेंट दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं इफ़ हैविंग अबव 10% वोटिंग राइट्स विद द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर। और क्या करना है इनको? 7 डेज बिफोर AGM जो है वो इन्फॉर्म करना है किसको? कंपनी को। और कंपनी को क्या करना है? रिटायरिंग ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करना है और पोस्ट करना है ऑन इट्स वेबसाइट। यहाँ तक मिले कितने? 4 से 5 नंबर। और बात क्या करेंगे 6 नंबर लेने के लिए? उसी प्रोसीजर के अंदर से लास्ट के कंपनी अगर चेंज करने जा रही है ऑडिटर को, तो विद इन 14 डेज इन्फॉर्म करना है किसको? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी। अब जाके 6 नंबर पूरे होंगे। मीन 6 बातें करनी हैं 6 नंबर लेने के लिए। क्या कहला? चलिए आगे। स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। स्प्रिंग 18 सर
4 नंबर के लिए टेस्ट किया गया इस एरिया से क्वेश्चन। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी एक्ट 2017 में हमने कमेंटिंग करनी है। ऑन 5 मार्च 2018 HSB एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ताहिर लिमिटेड। तो HSB ऑडिट करने जा रही है TL का फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। TL इज द सब्सिडरी ऑफ क्रिप्टो बैंक लिमिटेड CBL which is audited by another firm of chartered accountant। तो एक CBL है और एक TL है। हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसका? TL का। कौन ऑडिट करने जा रहा है? HSB। और ये क्या है? इसकी सब्सिडरी है। ओके। हातिम पार्टनर ऑफ HSB इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑफ CBL। हातिम इस फर्म का पार्टनर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है किसका? पेरेंट कंपनी का, CBL का। और अगर आप पेरेंट कंपनी के लिए इन एलिजिबल हो तो सब्सिडरी के लिए भी इन एलिजिबल। क्या कहला? और क्रेडिट कार्ड की सूरत में आप इंडेप्टेड हो कंपनी के, लेकिन एक्सेप्शन थी 1 मिलियन से बिलो अगर बिल है तो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। So Hatim, a partner of HSB, is using credit card of CBL and the balance outstanding against it on 28 February 2018 was rupees 1.1 million. So before appointment 28 February को 1.1 million का बैलेंस था। हमने कहाँ पे देखना होता है? At the time of appointment। Hatim plans to clear the dues by 30th July 2018। विच इज़ वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कि ऑडिट उन्होंने स्टार्ट करना है कब? 30 जुलाई के बाद। तो उसने सोचा 30 जुलाई तक मीन जब तक ऑडिट स्टार्ट करना है उससे पहले मैं बिल जो है वो क्लियर कर दूंगा। आपने किस टाइम पे देखना है इंडेप्टेड? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन 5 मार्च जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे तो इंडेप्टेड है और अबव 1 मिलियन भी है। तो क्या ऑडिटर एलिजिबल है? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटीज़ विल कमेंस फ्राम 1 नवंबर 2018। मीन प्लानिंग स्टार्ट होगी 1 नवंबर को। ये सारी बकवास हमने कहाँ पे देखना है? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है कि अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाई है फॉर होल्डिंग कंपनी तो सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालीफाई है। और यहाँ पे ऑडिटर क्या है? इनडेप्टेड है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की सूरत में एक्सेप्शन है कि बिल बिलो 1 मिलियन की सूरत में अपॉइंट हो सकता है, जबकि यहाँ पे बिल कितना है? 1.1 मिलियन। सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड। 4 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? होल्डिंग सब्सिडी वाली एक बात करेंगे, प्रीमियम इनडेप्टेड की सूरत में बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात करेंगे और फिर अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि आइदर एलिजिबल है या फिर नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इस पे अप्लाई नहीं होता। इन क्रेडिट कार्ड की सूरत में ओबियसली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बैंक से ही होगा क्रेडिट कार्ड, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे 1 मिलियन से बिलो पे ठीक है, लेकिन अबव नहीं। यूटिलिटी बिल में भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अप्लाई नहीं होगा। वो लोन लीजीज की सूरत में अगर आप इंडेप्टेड हो तो फिर देखना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो एलिजिबल है, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर एलिजिबल नहीं। चलिए आगे जी। स्प्रिंग 17 में देखिएगा कुछ 6 नंबर के लिए ये एरिया टेस्ट किया गया। स्प्रिंग 17 ज़रा ट्राई करेंगे खुद से कहाँ पे ऑडिटर एलिजिबल है कहाँ पे नहीं है।
जी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एंड फेयर प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि हम स्टीवर्डशिप मैनेजिंग एसेट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स और अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल जो मैनेजमेंट है रिगार्डिंग एवरी एक्ट डिसीजन टुवर्ड्स शेयर होल्डर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो। पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्प्रिंग 17 का, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। दो पार्ट हैं, दोनों के 3 मार्क्स सेपरेट हैं। बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ दाऊद लिमिटेड DL। सो BL ऑडिट करने जा रही है, बी एंड कंपनी जो है वो ऑडिट करने जा रही है DL का। गालिब अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी होल्ड्स 100,000 टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑफ DL। पहली बात तो यहाँ पे केस कौन सा है, इनडेप्टेड वाला है, इनडेप्टेड वाला है या शेयर होल्डिंग वाला है, शेयर होल्डिंग वाला है या इनडेप्टेड वाला है। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है इसके पास। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है तो आपने इनडेप्टेड वाली बात करनी है, इनडेप्टेड वाली प्रीमियम लिखनी है पहले तो कि ऑडिटर अगर इनडेप्टेड है क्लाइंट कंपनी का अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो इनडेप्टेड किसकी सूरत में है, लोन, क्रेडिट कार्ड, यूटिलिटी बिल्स की सूरत में, और यहाँ पे क्या है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है। तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट को डायरेक्टली कंपनी एक्ट जो है वो कवर कर रहा, सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज़ वैलिड। क्योंकि 3 नंबर लेने हैं तो आपको इसमें प्रीमियम लिखना पड़ेगी कि इससे रेलिवेंट प्रीमियम बनती कौन सी है, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना आंसर। एंड पार्ट 2 जो है, जैन एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हारिस लिमिटेड। जैन एंड कंपनी हारिस लिमिटेड का ऑडिट करने जा रहे हैं HL का। इमरान अ पार्टनर इन जैन एंड कंपनी इज आल्सो पार्टनर इन प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। पार्टनर है वो किसका, प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का। अ पार्टनरशिप फर्म which owns 100,000 share in HL। हमारा फर्म का पार्टनर एक कंपनी का भी पार्टनर है, आगे किसी बिजनेस का भी पार्टनर है, मीन ऑनर है, और वो बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप, और उसके हमारे क्लाइंट के अंदर 100,000 शेयर्स हैं। दिस मीन बीइंग अ पार्टनर, इमरान के शेयर्स हैं कहाँ पे, HL में, कि वो कंपनी नहीं है जिसके अंदर ये पार्टनर है, वो कंपनी नहीं है। अगर कंपनी होती तो फिर शेयर कंपनी के थे, इसके नहीं थे। क्या कहला, ये क्या है, उसका पार्टनर है, और पार्टनर के अकॉर्डिंगली ये जो 100,000 शेयर्स हैं ये किसके हैं, इसी के ही। सो क्या है, ये क्लाइंट कंपनी में शेयर होल्डर है, क्लाइंट कंपनी में शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर की सूरत में ऑडिटर जो है वो डिसक्वालीफाई है। बट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इफ द फैक्ट इज डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इमरान डाइवेस्ट हिज शेयर्स विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या ख्याल है, चलिए आगे। इससे आगे अगर हम चलें तो ऑटम 16 में आइएगा प्लीज़। एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पार्ट B-C, कोई 3 नंबर के लिए ना, 3 मार्क्स ईच के लिए। इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंटेंट देयर ऑफ अंडर रिवाइज्ड न्यू ISAs। नहीं समझ आई ना, यहाँ तक नहीं समझ आई ना। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जा रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट देनी है। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कोई स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है, मीन ठीक है या नहीं है। पार्ट B फॉर 3 मार्क्स, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहाँ तक बात ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस हाँ हाई लेवल एश्योरेंस ही है। एंड इज अ गारंटी दैट इफ ऑडिटर इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISAs, it will always detect a material misstatement whenever it exists।
नहीं, तो फर्स्ट हाफ जो है वो जो है एक्यूरेट है कि रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो हाई लेवल एश्योरेंस ही है जो ऑडिट में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑडिटर गारंटी प्रोवाइड नहीं करता। एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन सी? रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। तो सेकंड पार्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है। पार्ट सी, the auditor obtain an understanding of controls relevant to the audit in order to design audit procedure। इन ऑडिटर प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं ये डिसाइड करने से पहले, डिज़ाइन करने से पहले कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेता है। बात ठीक है? ओके। इन द सर्कमस्टांसिस एंड आल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। तो पहली बात तो ठीक है कि ऑडिटर हाँ प्रोसीजर डिज़ाइन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेता है, लेकिन ऑडिटर का काम जो है वो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर ओपिनियन देना नहीं होता। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर कोई कंट्रोल वीकनेसेस ड्यूरिंग ऑडिट बाय अप्लाइंग प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई हो तो रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को विद लेटर ऑफ वीकनेसेस, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को वेरीफाई करना नहीं है। पर्पस इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को वेरीफाई करना नहीं है। मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। तो फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकंड हाफ ठीक नहीं है। ये कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की नहीं है जी। साथ एक क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई 3 + 5 + 2 कोई 10 मार्क्स के लिए, कंपनी एक्ट से रिलेटेड। दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट DC has received an offer for appointment as auditor of Jamal Limited। तो DC ऑडिट करने जा रहे हैं JL का। वाइफ ऑफ दाऊद मीन पार्टनर की वाइफ, स्पाउस, इज अ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इन रॉयल लिमिटेड। हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसका? JL का। सो JL का ऑडिट करने जा रहा है कौन? दाऊद एंड कंपनी। इसके स्पाउस के शेयर्स हैं कहाँ पे? RL में। अब देखना है कि RL अगर तो उसकी सब्सिडियरी है या इवन एसोसिएट भी है तो फिर तो ऑडिटर इनएलिजिबल है। क्या कह रहा है? अगर कोई रिलेशन नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। सो पार्ट रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 state whether and under what circumstances DC could accept the audit under each of the following situation. Part A for 3 marks. JL hold 51% shareholding in RL। ये क्या है? सब्सिडरी है। क्यों? अबव 50% होल्डिंग की बेस पर सब्सिडरी है। सो क्या बात होगी यहाँ पे? स्पाउस ऑफ ऑडिटर के शेयर्स हैं कहाँ पे? सब्सिडरी ऑफ आर क्लाइंट। और अगर एक ऑडिटर जो है वो पेरेंट कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है तो सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई है, एंड वाइस वर्सा, मीन इसके उल्ट भी। तो यहाँ पे इनएलिजिबल है, लेकिन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है इफ़ ही डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग at the time of appointment and divest their shares within 90 days of appointment। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक बात ये भी आपने करनी है कि शेयर ऑफ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन इज डीम्ड टू बी शेयर ऑफ द ऑडिटर। क्यों? स्पाउस के हैं ना, ऑडिटर के तो नहीं है। तो ये बात भी साथ करेंगे, पेरेंट सब्सिडरी वाली बात भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम जस्टिफाई करेंगे। शायद नंबर 3 है, पॉइंट हमारे 4-5 बन जाएंगे। पार्ट B को ज़रा रीड करके देखेंगे 5 पॉइंट क्या बना सकते हो आप लोग, खुद से ज़रा ट्राई करें। पार्ट B के 5 पॉइंट।
जी पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स JL इज़ एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ RL। मीन अब सब्सिडरी नहीं रही, अब क्या हो गई है, एसोसिएटेड कंपनी हो गई है। क्या बात थी कि शेयर होल्डिंग क्लाइंट में नहीं, अगर एसोसिएटेड कंपनी में है तो वहाँ पे भी ऑडिटर क्या है, इनएलिजिबल। क्या ख्याल है? और यहाँ पे शेयर होल्डिंग है किसकी, स्पाउस की है, तो स्पाउस की शेयर होल्डिंग या मार्जिनल चिल्ड्रन की शेयर होल्डिंग क्या है, इज डीम्ड टू बी शेयर होल्डिंग ऑफ द ऑडिटर। सो ऑडिटर इनएलिजिबल है, बट ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर if he disclose the shareholding at the time of appointment and divest his share within 90 days of appointment। अब मिला के कोई 5 नंबर बनेंगे। In part C for 2 marks, one of the director in JL also holds a 10% shareholding in RL। One of the director in JL also hold a 10% shareholding in RL। मीन पार्ट ए बी को छोड़ के सी सेपरेट पार्ट है। हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसका, JL का। दाऊद के स्पाउस के शेयर्स हैं RL में। इस हमारे क्लाइंट का एक डायरेक्टर है जिसकी 10% होल्डिंग है किसमें, RL में। तो क्या RL JL की सब्सिडरी है? नहीं। एसोसिएटेड कंपनी है? नहीं है। तो ना तो सब्सिडरी है ना ही एसोसिएटेड कंपनी है, तो सूरत में ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड। क्या कहला, अपॉइंट हो सकता है। जिससे आगे अगर हम चलें, स्प्रिंग 16 3 + 3 6 मार्क्स ज़रा ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन खुद से। जी justify giving reason whether the appointment of auditor in the following cases is in compliance with the requirement of Companies Act 2017। क्या पार्ट ए में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? yes or no? yes or no? Kashif and Company Chartered Accountant KC has received an offer for appointment as the auditor of National Electricity Limited NEL। मीन KC ऑडिट करने जा रहा है NEL का। On the request of one of the partner of KC, NEL has allowed him to pay his last month electricity bill amounting to rupees 150,000 in monthly installment of 15,000 each। तो यूटिलिटी बिल ओवर ड्यू है, तो इस सूरत में क्या है, इंडेप्टेड है ऑडिटर क्लाइंट कंपनी का, इंडेप्टेड है। और इंडेप्टेड की सूरत में ऑडिटर एलिजिबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है यूटिलिटी बिल की सूरत में कि अगर बैलेंस ओवर ड्यू है लेस देन 90 डेज से तो ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एंड हेयर इज 30 डेज ड्यू है। क्या कहला, तो ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड हो सकता है। क्या कहला, यूटिलिटी बिल में सिर्फ डेज की बात है, क्रेडिट कार्ड में अमाउंट की बात है, डेज की कोई बात नहीं है। ठीक हो गया, यूटिलिटी बिल में अमाउंट की कोई बात नहीं है, अमाउंट इग्नोरेबल है, सिर्फ डेज है कि अगर लेस देन 90 डेज से ओवर ड्यू है तो एलिजिबल है, और यहाँ पे 30 डेज से ओवर ड्यू है। हाँ, अगर अबव 90 डेज से ओवर ड्यू होता है तो फिर इनएलिजिबल है, अमाउंट चाहे जितनी मर्जी हो। क्रेडिट कार्ड की सूरत में
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल बिलो 1 मिलियन है तो ऑडिटर एलिजिबल है, जितने मर्जी मंथ से ओवरड्यू है। अबव 1 मिलियन की सूरत में इन एलिजिबल है, वहाँ पे डेज की कोई बात नहीं है जी। पार्ट बी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, पार्ट बी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ऑडिटर पॉइंट होगा, यस आर नो। आप क्या करोगे, पॉइंट करोगे यस आर नो, यस आर नो। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए ऑडिटर अपॉइंटमेंट यस आर नो, देखते हैं। Zubair and Company Chartered Accountant ZC has received an offer for appointment as auditor of Haroon Limited. ZC ऑडिट करने जा रहे हैं HL का। साइमा who is the wife of a partner of ZC, spouse of auditor, is the chief executive of Jamal Limited. हम ऑडिट करने जा रहे हैं HL का, वो चीफ एग्जेक्टिव है किसकी, JL की। JL is an associated company of HL। यहां तक देखा जाए तो स्पाउस क्या है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है एसोसिएटेड कंपनी की। तो एसोसिएटेड कंपनी में अगर तो स्पाउस की शेयर होल्डिंग है तो फिर तो ऑडिटर इन एलिजिबल है। बीइंग आ चीफ एग्जेक्टिव जो है ऑडिटर क्या है, एलिजिबल है। चीफ एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का लीडर। हमारे कंपनी एक्ट के अंदर कहीं भी चीफ एग्जेक्टिव से रिलेटेड कोई बात की नहीं गई। तो चलें एज्यूम करते हैं कि डायरेक्टर है, तो सूरत में भी कोई इशू नहीं है। एसोसिएटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग की सूरत में एलिजिबिलिटी है, डायरेक्टर की सूरत में नहीं। डायरेक्टर किस में होना चाहिए था, डायरेक्ट क्लाइंट में। तो यहाँ पे क्लाइंट में डायरेक्टर नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी में है, तो देयर इज नो इशू। साइमा आल्सो होल्ड 100,000 शेयर्स इन JL। अब स्पाउस के शेयर हैं कहाँ पे, एसोसिएटेड कंपनी में, तो यहाँ पे ऑडिटर जो है वो इनएलिजिबल है। बट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इफ ही डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डाइवेस्ट हिज शेयर होल्डिंग विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या कह रहा है, एसोसिएटेड कंपनी में डायरेक्टर की बात करेंगे, चीफ एग्जेक्टिव की भी बात करेंगे कि कंपनी एक्ट इसको कवर नहीं कर रहा, और उसके बाद शेयर होल्डिंग की बेस पर डिस्क्वालीफाई है, लेकिन अपॉइंटमेंट वैलिड है अगर डिस्क्लोज कर दे और विद इन 90 डेज डाइवेस्ट कर दे। जी ऑटम 15 में उसने टेस्ट किया आपको 3 नंबर के लिए क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन विद द एग्जांपल द डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन एश्योरेंस क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसने कहा है। तो रीजनेबल, हाई लेवल, पॉजिटिव में आपको लिखना पड़ेगी लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, डू नॉट गिफ्ट एंड फेयर व्यू। नेगेटिव, लिमिटेड, लो लेवल में लिखना पड़ेगा नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिफ्ट एंड फेयर व्यू। और कहाँ पे हम ये एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, रिव्यू इंगेजमेंट में, और रीजनेबल में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ऑडिट में। जिससे आगे अगर हम चलें स्प्रिंग 15 में टेस्ट किया गया ये चैप्टर 2 + 3 5 + 3 8 मार्क्स के लिए। Comment on each of the following situation with reference to appointment of external auditor in accordance with the requirement of Companies Act 2017। ट्राई करेंगे ज़रा पार्ट A, B दोनों देखें ऑडिटर अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है।
जी पार्ट ए में ऑडिटर अपॉइंट करोगे आप या नहीं करोगे? कोई भी नहीं करेगा। पार्ट करोगे या नहीं करोगे? सकते हैं नहीं, मुझे ये बताओ, ऑडिटर अपॉइंट करोगे या नहीं करोगे? करेंगे, सब करेंगे। पार्ट बी में करेंगे, नहीं करेंगे। Part A, ABC Limited and DEF Limited are associated company on accounts of common directorship. Salman and Company Chartered Accountant SCC have received an offer for appointment as the auditor of ABC. यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? Okay. Salman, a partner in SCC, is the spouse of Naveen, who is an employee in DEF. एसोसिएटेड कंपनी के अंदर ऑडिटर का स्पाउस क्या है? एम्प्लॉई है। तो अगर तो शेयर होल्डर है स्पाउस एसोसिएटेड कंपनी में, तो फिर तो इन एलिजिबल है। एज सच एम्प्लॉई होने की बेस पर कोई इशू नहीं है। सो एससीसी कैन बी अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एसोसिएटेड कंपनी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही कहाँ पे है? सिर्फ शेयर होल्डर के साथ, और कहीं पे नहीं पढ़ा। सिर्फ शेयर होल्डर के साथ पढ़ा है और कहीं पे नहीं पढ़ा। चाहे शेयर होल्डिंग आपकी है, चाहे आपके माइनर चिल्ड्रन की है, चाहे आपके स्पाउस की है, वो आपकी है। सिर्फ शेयर होल्डिंग की जरूरत नहीं। एम्प्लॉई, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एसोसिएटेड कंपनी में कुछ नहीं हमने पढ़ा, तो ऑडिटर इशू नहीं। पार्ट बी, all the partner of Kashif Associates are cost and management accountant CMA. The firm has received an offer for appointment as the auditor of Nihal Private Limited NPL. So Kashif Associate ऑडिट करने जा रहे हैं NPL का, और सारे पार्टनर कौन हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CMA. NPL has a paid up capital of rupees 500,000 बिलो 3 मिलियन है, तो CMA ऑडिट कर सकता है। ओके। एंड 30% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय सियाल लिमिटेड, विच इज़ अ पब्लिक कंपनी। 30% की बेस पर क्या सब्सिडरी है? नहीं। अबाव 50% की बेस पर सब्सिडरी होनी चाहिए, 30% की बेस पर सब्सिडरी भी नहीं है। तो सूरत में Kashif Associate can be appointed auditor of NPL because NPL is a private company having share capital less than 3 million and is not a subsidiary of public company, as a public company holding 30% shares in NPL. क्यों सब्सिडी भी बनती है किसकी बेस पर? अबाव 50%, 50% नहीं, अबाव 50% की बेस पर, 51% आर मोर। 1 मिलियन से नीचे का ऑडिट कंपलसरी नहीं है, 1 मिलियन से अबव का कंपलसरी है। तो ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो करवाना चाहें तो ठीक है, कर लें, लेकिन किससे? 3 मिलियन से बिलो है तो CMA भी कर सकता है, तो वो ठीक है। जिससे आगे अगर हम चलें, साथ ही क्वेश्चन 1 पार्ट सी भी था, E के सी फॉर 3 मार्क्स। द एक्सटर्नल ऑडिटर आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। बात ठीक है? ऑफ द कंपनी, स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? कि फर्स्ट ऑडिटर जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इन कारपोरेशन। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर फिल कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंट वैकेंसी। और तीनों केसेस में अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, फेल हो जाते हैं, तो कमीशन अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर। 3 नंबर क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन और डिस्कस करके बस ख़त्म करते हैं। Autumn 14, 8 very good marks. In the light of Companies Act 2017,
explain the procedures to be followed and formalities to be complied with the appointment of your firm as the auditor of HGM. Also explain the rights of the existing auditor in this situation. प्रोसीजर की बात की जाए, प्रोसीजर हमने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर उसने सिर्फ 8 नंबर दिए हैं, हम शायद इससे ज़्यादा बातें कर सकते हैं। ट्रैक्टर वाली बात करेंगे, रिकमेंडेशन की, मेंबर्स वाली बात करेंगे, प्रपोज कर सकते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर की बात करेंगे, रजिस्ट्रार की बात करेंगे। क्या कहना है, सिनेरियो पढ़ के देखते क्या हो। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ ABD लिमिटेड ABDL after the acquisition of majority shareholding in HG Motor Private Limited HGM. After the acquisition of majority shareholding in HG Motors Private Limited HGM, ABDL has decided to replace the existing auditor of HGM. क्यों ये कंपनी उन्होंने एक्वायर कर ली, और जब एक्वायर कर ली तो उनके अंडर आ गई, किसके अंडर आ गई, ABDL के। तो उन्होंने सोचा इसका ऑडिटर भी हम चेंज कर दें, पहले कोई और फर्म ऑडिट कर रही थी। HGM in the annual general meeting and has proposed you for appointment as HGM's auditor for the next year. कौन चेंज करना चाह रहा है? ABDL अपनी सब्सिडरी के अंदर आपको एज ए ऑडिटर लाना चाह रही हैं। So in the light of Companies Act 2017, explain the procedure to be followed and formalities to be complied for the appointment of your firm as the auditor of HGM. तो कौन प्रपोज कर रहा है अभी नहीं पता क्वेश्चन के अंदर क्लियर, तो हम डायरेक्टर्स की भी बात कर देंगे, मेंबर्स की भी बात कर देंगे, और साथ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की बात भी कर देंगे। साथ उसने कहा आल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर इन दिस सिचुएशन। एग्जिस्टिंग ऑडिटर मीन जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकता है जो सबमिट करेगा 2 days बिफोर AGM, और वो क्या की जाएगी, रीड भी की जाएगी एट AGM। ये उसके राइट्स। हमने तो वो प्रोसीजर वाला जो हमने पढ़ा था वो सारा का सारा एज इट इज़ उठा के वॉमिट कर देना, यहाँ पे रटा सारा का सारा यहाँ पे लिख देना, छाप देना। बस कर दें, एक आध क्वेश्चन और कवर कर लें। चलें बस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने आज जाके अटेम्प्ट करने हैं, क्या ख्याल है, ताकि पेपर में 5-6 नंबर का अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाए। मीन ये क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करके आपके पेपर में 5 नंबर सिक्योर हो गए, क्योंकि कंपनी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कमिंग अटेम्प्ट में आना ही आना है। सो कल मिलते हैं, चैप्टर 1 में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे और बाकी देखेंगे। टेस्ट हमारा चैप्टर 1 का टेस्ट है वेडनेसडे को। क्या टेस्ट होगा अभी तक जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, इन कंपनी एक्ट तक जो चीज़ें हमने पढ़ी।